हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रही है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया श्रीलंका नहीं, ये बेंगलोर से रिलेटेड है। बेंगलोर में अभी हैवी फ्लड आई हुई हैं, काफ़ी भारी वहाँ पे बाढ़ आई है, जो कि अभी एक दिन पहले वहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी, तो जिसकी वजह से एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से बहुत सारे रीज़न जो हैं बेंगलोर के वो बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ की सिचुएशन। ये जो हमारी एनडीआरएफ टीम है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, ये वहाँ पे रेस्क्यू कर रही है, लोगों को बचा रही है बाढ़ से। तो ये काफ़ी उस रीजन में तबाही हुई है। तो हम देखेंगे ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, ये हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूपीएससी पूछ सकता है कुछ क्वेश्चन। जैसे कि अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज़ फ्लड इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो फ्लड होते हैं वो अलग अलग रीजन में होते हैं, तो अलग अलग कारणों से होते हैं। जैसे अगर हम हिमालय की बात करें तो वहाँ पे अर्थक्वेक अक्सर आता है, वहाँ पे जो है भूकंप की वजह से और जो लैंडस्लाइड होता है उसकी वजह से आती हैं। और अगर हम नीचे की बात करें, पेनिनसुलर रीजन की बात करें इंडिया के, तो वहाँ पर जो है बाढ़ के कारण अलग अलग हैं। तो इन सबको हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हमारे डिस्कशन के बाद आप सॉल्व करने में पूरी तरह से सक्षम रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कोई डेटा अगर देखा जाए फ्लड का, तो जितनी भी बाकी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, बाकी जो नेचुरल डिज़ास्टर हैं, उसमें ये जो बाढ़ है सबसे ज़्यादा इसकी वजह से डेथ होती हैं। सबसे ज़्यादा अगर डेथ होती हैं तो इसी की वजह से होती हैं। और इंडिया में अगर देखा जाए बाकी जगह की अपेक्षा, पूरे वर्ल्ड की अपेक्षा, तो पूरे वर्ल्ड की 20% जो डेथ होती है फ्लड की वजह से वो इंडिया में होती है। तो आप समझ सकते हैं ये काफ़ी हमारी इंडिया में जो है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी है, इतना नहीं होना चाहिए। हम देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड का 2% एरिया जो है कवर करते हैं और 20% डेथ, तो काफ़ी प्रपोर्शन जो है काफ़ी गड़बड़ है। तो ये डेटा ये बताता है कि 1980 से और 2017 के बीच में देखें तो करीब 235 बाढ़ आई हुई हैं, जिसकी वजह से करीब 1,26,286 लोगों की डेथ हुई है और करीब 1.93 बिलियन लोग जो हैं वो प्रभावित हुए हैं इसकी वजह से। और जो भी इकोनॉमिक लॉस होता है, करीब ये जितने भी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होते हैं उसका करीब 68 लगभग 70% जो है जो लॉस होता है वो किसकी वजह से होता है, बाढ़ की वजह से होता है। तो ये कुछ डेटा है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं मेंस के पेपर में, अगर उससे रिलेटेड, फ्लड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जो इंडिया में फ्लड है, ये बाढ़ है, तो इसके कारण क्या है। तो देखिए, इंडिया में हर एक रीजन जो है, पूरा जो इंडिया है अगर देखा जाए तो उसके हर रीजन की जो कारण है वो अलग अलग हैं। तो अगर हम देखें जो हमारा सेंटर वाला रीजन है, जो डेक्कन का रीजन है, जो सेंटर वाला रीजन है, तो यहाँ पे जो कारण है मेनली क्या होता है, जो कोस्टल एरिया अगर देखें तो कभी आपने सुना होगा मुंबई की 2005 की जो बाढ़ आई थी, बहुत ही हैवी वहाँ पे बाढ़ थी और जिसकी वजह से बहुत ही नुकसान हुआ था चीज़ों का, इकोनॉमिक लॉस इंडिया को बहुत झेलना पड़ा था। तो ये सेंट्रल रीजन में मेनली होता है सी लेवल राइज की वजह से, पानी का जब स्तर ऊपर बढ़ता है। फिर और आप जानते हैं लोग कोस्टल के पास लोगों को बड़ा बीच हाउस चाहिए होता है, बीच व्यू का होटल चाहिए होता है, तो उसकी वजह से भी कोस्टल इरोजन होता है। वहाँ पे जो मिट्टी है वो उसका अपरदन होता है, तो जिसकी वजह से कभी भी अगर वो जो इलाका होगा वो बाढ़ के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रोन हो जाएगा। तो ये दिक्कत है यदि हम सेंट्रल और डेक्कन रीजन की बात करें। और फिर टाइडल फ्लडिंग, यानी कि ज्वार की वजह से जो फ्लडिंग होती है अक्सर, तो ये बात हो गई हमारे सेंट्रल और डेक्कन रीजन की। और फिर इसके बाद अगर हम गंगा रीजन की बात करें तो गंगा रीजन में जो होता है मेनली आप जानते हैं, जो गंगा रिवर है अक्सर जो है यहाँ पे यूपी और बिहार वाले रीजन देखा जाए तो यहाँ पे सैंड माइनिंग की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, इलीगल सैंड माइनिंग की। जो हमारा रिवर बेड है, रिवर का जो रीजन है उसके आसपास जो बालू होती है, कंस्ट्रक्शन हाई लेवल पे चल रहा है, तो उस बालू को इलीगली तरीके से वहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो रिवर के फ्लो होने का जो उसका कोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से आसपास के रीजन में जब भी अगर बारिश हुई तो बाढ़ अपने आप स्वाभाविक है वहाँ पे आ जाएगी।
और हैवी रेनफॉल तो रहता ही है कि आप जानते हो, जो ये रीजन हमारा यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो इस साउथ वेस्ट मानसून जो पूरे इस रीजन में मानसून में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, उसकी वजह से अगर हैवी रेनफॉल हो गई तो वो बाढ़ का कारण बन जाती है। देखिए, हैवी रेनफॉल को ही बाढ़ का कारण नहीं कह सकते हैं। क्या है, हमारा जो जैसे अर्बन एरिया देख ले, हमारा जो दिल्ली का एरिया है, मुंबई का एरिया है, बेंगलोर आप देख सकते हैं, तो इन सब रीजन में जब अर्बनाइजेशन हुआ है, तो अर्बनाइजेशन की वजह से वहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से जो डेवलपमेंट के लिए पहले प्लानिंग करनी चाहिए वो नहीं हुई है उस रीजन में। और प्लानिंग ना होने की वजह से वो रीजन जो है कभी भी थोड़ा सा भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा, वहाँ पे फ्लड आ जाएगी और उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है चीज़ों का। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ हैवी रेनफॉल को ही हम पूरा दोष नहीं दे सकते हैं, इसमें इंसानों की भी गलती है। ऐसा नहीं है कि हमारा नेचर ही हमारे साथ बहुत गड़बड़ कर रहा है, हम भी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं नेचर के साथ, जो कि आप देख सकते हैं आज के समय में क्लाइमेट चेंज और बाकी चीज़ें। तो चलिए अब आते हैं अपने नॉर्थ वेस्ट रीजन में। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट रीजन में देखा जाए, ये नॉर्थ का रीजन हो गया और नॉर्थ वेस्ट रीजन में, तो इस रीजन में जो बाढ़ का कारण क्या होता है कि जैसे कि इंडस रिवर हो गई, ठीक है, और भी यहाँ पे देखिए ये तो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं हिमालयाज़ हैं, तो इन सब रीजन में ये जो रीजन है हमारे पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक वाला जो है यहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, कि यहाँ पे अर्थक्वेक सेस्मिक एक्टिविटी हमेशा होती रहती है, क्योंकि आप जानते हैं जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है, जिसकी वजह से जो ये रीजन है अक्सर जितने भी जो अर्थक्वेक वाली दिक्कतें आती हैं वो इसी रीजन में आती हैं। तो ये जो नॉर्थ वाला रीजन है वो एक कारण है, ठीक है। और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, आप जानते हैं यहाँ पे ग्लेशियर बड़े बड़े होते हैं हिमालयन रीजन में, जो यहाँ पे सारी रिवर जाती हैं। इंडस का जो पूरा, अगर सिंधु नदी जो है उसका जो पूरा सिस्टम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है इसकी ग्लेशियर्स की वजह से। और फिर क्लाउड बर्स्ट तो आप जानते ही हैं, जो अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, ये सब रीजन में हमेशा क्लाउड बर्स्ट की वजह से बारिश होती है। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही हैवी रेन फॉल हो जाए कहीं पे, तो उसे, जैसे कि अगर IMD की माने हम, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो उसका ये कहना है कि 2 से 3 घंटे के टाइम में अगर 100 जो है mm की बारिश हो जाती है तो वो उस रीजन को क्लाउड बर्स्ट डिक्लेयर कर देंगे, कि बहुत ही कम समय में बहुत ही हैवी रेनफॉल, तो ये होता है क्लाउड बर्स्ट का रीजन। तो फिर और उसके बाद इनएडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जो रिवर हैं उन सबों को कायदे से बहने नहीं दिया जाता है, तो इसकी वजह से उसका कहीं पे अगर रोक दिया गया है, कोई चीज़ डैम बना दिया गया है कुछ, तो उसकी वजह से जो है कुछ वो जो आसपास का रीजन है उसमें बाढ़ आ जाती है। फिर वही ब्रह्मपुत्रा जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी वही एक हिमालयन का एंड यहाँ पे होता है, तो वहाँ पर भी लैंडस्लाइड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से और रिवर का फ्लो जो है उसको रोकने की वजह से, या फिर वो डिसरप्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये जो है फ्लड का जो वहाँ पे है बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट उस पर आते हैं। तो ये मेजर की बात देखिए, ये तो बात हो गई कि क्या क्या रीजन है हमारे जो फ्लड आती है, तो अब है कि हमें क्या करना चाहिए। तो अगर मेजर को देखें तो मैंग्रोव की अगर देखें, सबसे पहला तो है कि मान लीजिए जो कोस्टल इलाका है, ठीक है, तो वहाँ पे मैंग्रोव पाए जाते हैं। तो मैंग्रोव जो है एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, कि बाहर इधर से अगर वेव्स आती है तो उनको वेव को वहाँ अंदर जाने के बजाय वो वहीं पे रोक सकते हैं, तो ये एक बैरियर का काम करते हैं। तो अगर साइक्लोन से, जैसे आप जानते हैं जो इधर हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है इधर, तो यहाँ पे काफ़ी फ्लड वगैरह, ये जो मैं ऐसे वी बना रही हूँ ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंडिया का मैप है, ठीक है। तो इंडिया का मैप होगा तो इधर अरेबियन सी होगा, इधर बे ऑफ बंगाल होगा, तो ये बे ऑफ बंगाल इधर वाले रीजन में बहुत ज़्यादा साइक्लोन की वजह से बाढ़ आती है। साइक्लोन जब चलता हुआ आ जाता है कोस्टल एरिया में, तो उसकी वजह से पानी की वहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। तो ऐसी बाढ़ को रोकने के लिए हमारे पास तरीका है, नेचुरल तरीका देखे जाए तो मैंग्रोव है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, देखिए ये क्या है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, कि जब भी किसी रीजन में बाढ़ आने वाली हो उससे पहले वहाँ पे जो हमारा IMD है वो फोरकास्ट करके
भविष्यवाणी कर ले कि ऐसा होगा। हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है IMD का, जो कि इंडियन ओशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वेदर से रिलेटेड उसका हमेशा फोरकास्टिंग करता है। तो उसको पहले से फोरकास्ट करके अगर वहाँ पे आने वाली है तो लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए, तो काफ़ी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल मेज़र देखें तो स्ट्रक्चरल का मतलब वहाँ पे जैसे कि कोई भी रिवर है जो कि अक्सर फ्लड आते हैं, तो वहाँ पे तटबंध या फिर एम्बैंकमेंट या डाइक का सुविधा की जाए कि ताकि पानी का अगर बारिश के टाइम पे वहाँ पे पानी बढ़े तो बाहर ना आ पाए उस रिवर से। और नॉन स्ट्रक्चरल की बात करें तो आप जानते ही हैं हम लोगों को फोरकास्टिंग वाली चीज़ करनी पड़ेगी, और फोरकास्ट अगर कर भी लेते हैं तो आम जनता तक, वहाँ की जनता तक कैसे पहुँचाना है इस पे भी ध्यान देना होगा। और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन तो हर चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ को आपको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना है तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई एक सक्सेसफुल स्कीम जानते हैं, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, उसका मेन रीज़न था कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि लोग जब खुद कोऑपरेट करेंगे किसी चीज़ को रोकने में तो वो काफ़ी ज़्यादा असरदार रहेगी और काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट होती है कैसे किसी भी चीज़ की जिसमें लोग खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और ये कैसे होगा, हम लोगों को अवेयर करें, उनको ट्रेन करें। तो ये बात हुई कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। फिर इसके बाद स्ट्रिक्ट बिल्डिंग लॉ। आप जानते हैं अभी ट्विन टावर आपने देखा होगा, ठीक है, आई होप सबने देखा होगा। तो क्या हमारे जो इंडिया में आप जानते हैं रियल इस्टेट वाला जो दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, और जो रियल इस्टेट के जो बिजनेसमैन हैं उनके बीच में नेक्सस रहता है, जिसकी वजह से आप इलीगली कंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग जगह पे जहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं जो रिवर के किनारे जो फ्लड प्लेन होते हैं, जिसको कहा जाता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कभी नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से रिवर को दिक्कत हो सकती है, लेकिन तब भी यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। आप देखते हैं रिवर के बगल में कंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये सब कुछ कारण हैं जो कि फ्लड को बढ़ावा देते हैं, तो ये सब हमें ध्यान रखना है। मेजर्स की बात हो गई। तो और देखा जाए अगर गवर्नमेंट की कौन कौन सी एजेंसी हैं जो कि मदद करती हैं फ्लड को रोकने में, तो हमारी IMD, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आप जानते हैं, फिर सेंट्रल वाटर कमीशन, ये भी काम करती है। ये भी एजेंसी किसमें, जो फ्लड रोकना है उससे रिलेटेड चीज़ों में काम करती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं कुछ। फिर उसके बाद एक वेन डायग्राम है, इसके द्वारा आप फ्लड मैनेजमेंट कैसे करना है, जो रिस्क फ्लड का होता है उसको कैसे मैनेज करना है। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जो है इसको आप अगर फ्लड मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाएंगे तो आप काफ़ी अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो पहला अगर देखा जाए तो एनालिसिस, जब भी कहीं पे फ्लड आती है तो पहले जो फ्लड इवेंट है, देखिए सबसे पहले तो फ्लड प्रीकॉशन का मतलब ये हो गया कि कहीं पे रीजन अगर आपको पता है कि जहाँ पे फ्लड आते हैं तो वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप देखे जाएँ। वहाँ पे लैंड का यूज़ कैसे करना है, वहाँ पे नेचुरली वाटर रिटेंशन कैसे होगा, और टेक्निकल फ्लड प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं पूरे डिस्कशन में। तो इसको बस आप ध्यान रखिए, ये जो है कि फ्लड रिस्पॉन्स हो गया तो उसको डिफेंस का यूज़ करके जो हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, फिर उसके बाद उसको असिस्ट करना। तो ये सब तरीके हैं कि कैसे हम फ्लड अगर आती है किसी भी रीजन में तो उसको उस इवेंट को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे एनालाइज करना है, और कैसे कैसे स्टेप लेने हैं कि उससे हम रिकवर हो सकें। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे एंड हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।